ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, एडिटोरियल, ये आर्टिकल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आपको मिलती है। नए भारत के परिकल्पना पुरुष, आप सभी जानते हैं कि हर साल 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है ना। और अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी है ना, भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इनके अगर हम लोग जन्म की बात करें तो 25 दिसंबर 1924 में इनका जन्म हुआ था। 16 अगस्त 2018 में इनकी डेथ हो गई थी। ये भी याद रखना चाहिए आप लोगों को। तो मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। अटल जी के ये शब्द कितने साहसिक, कितने गूढ़ हैं। अटल जी कूच से नहीं डरे और उन जैसे व्यक्तित्व को किसी से डर लगता भी नहीं था। वह यह भी कहते थे कि जीवन बंजारों का डेरा, आज यहाँ कल कहाँ कूच है, कौन जानता किधर सवेरा। आज अगर वह हमारे बीच होते तो अपनी जन्मतिथि पर नया सवेरा देख रहे होते। मैं वह दिन नहीं भूलता जब उन्होंने मुझे पास बुलाकर अंकवार में भर लिया था और जोर से पीठ पर धोल जमा दी थी। वह स्नेह, वह अपनत्व, वह प्रेम मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है ना, उनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। 25 दिसंबर का दिन भारतीय राजनीति, भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है। आज पूरे देश अपना भारत रतन अटल को उस आदर्श विभूति के रूप में याद कर रहा है जिन्होंने अपनी सौम्यता, सहजता, सहृदय से करोड़ों भारतीयों के मन में जगह बनाई। पूरा देश उनकी राजनीति और उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ है। 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, उसने देश को एक नई दिशा दी और गति दी है। 1998 के जिस कालखंड में उन्होंने पीएम, प्रधानमंत्री पद संभाला, उस दौर में देश राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ था। 9 साल में देश ने 4 बार लोकसभा के चुनाव देखे थे। लोगों को शंका थी कि यह सरकार भी उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे समय में एक सामान्य परिवार से आने वाले अटल जी ने देश को स्थिरता और सुशासन का मॉडल दिया और भारत को नव विकास की गारंटी दी। वह ऐसे नेता थे जिनका प्रभाव आज तक अटल है। वह भविष्य के भारत की परिकल्पना के पुरुष थे। और आप देखिए, उनकी सरकार ने देश को आईटी और दूरसंचार की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ाया। उनके शासनकाल में ही तकनीक को सामान्य मानवीय की पहुंच तक लाने का काम शुरू किया। दूर दराज के इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ने के सफल प्रयास किए गए। वाजपेयी जी की सरकार में शुरू हुई जिस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने महानगरों को एक सूत्र में जोड़ा, वह आज भी स्मृतियों पर अमिट है। लोकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी उनकी गठबंधन सरकार ने पीएम ग्राम सड़क योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए। उनके शासनकाल में दिल्ली मेट्रो शुरू हुई और जिसका विस्तार आज हमारी सरकार एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में कर रही। ऐसे ही प्रयासों से उन्होंने आर्थिक प्रगति को नई शक्ति दी। जब भी आप देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान की बात होती है तो अटल सरकार का जिक्र जरूर होता है। वह चाहते थे कि भारत के सभी वर्गों यानी एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए शिक्षा सहज और सुलभ हो। अटल सरकार के कई ऐसे साहसिक कार्य हैं जिन्हें आज भी हम देशवासी गर्व से याद करते हैं। देश को अब भी 11 मई 1998 का वह गौरव दिवस याद है जब एनडीए सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ था। इस परीक्षण के बाद दुनिया भर में भारत के वैज्ञानिकों को लेकर चर्चा होने लगी। कई देशों ने खुलकर नाराजगी जताई, लेकिन अटल जी की सरकार ने किसी दबाव की परवाह नहीं की। पीछे हटने की जगह 13 मई को एक और परीक्षण किया। इस दूसरे परीक्षण ने दुनिया भर को यह दिखाया कि भारत का नेतृत्व एक ऐसे नेता के हाथ में है जो अलग मिट्टी से बना है। और उनके शासनकाल में कई बार सुरक्षा संबंधी चुनौतियां आई। कारगिल युद्ध का दौर आया, संसद पर आतंकियों ने कारियाना प्रहार किया। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से वैश्विक स्थितियां बदली, लेकिन हर स्थिति में अटल जी के लिए भारत का हित सर्वोपरि रहा है। अटल जी के बोलने की कला का कोई सानी नहीं था। विरोधी भी उनके भाषणों के मुरीद थे। उनका यह कथन, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, आज भी मंत्र की तरह सबके मन में गूंजता रहता है। एनडीए की स्थापना के साथ उन्होंने गठबंधन की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया। एक समय उन्हें कांग्रेस ने गद्दार तक कह दिया था। इसके बाद भी उन्होंने कभी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया।
और उनमें सत्ता की लालसा नहीं थी। 1996 में उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति न चुनकर पीएम पद से इस्तीफा देने का रास्ता चुना। राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण 1999 में उन्हें सिर्फ एक वोट के अंतर के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वह आपातकाल के खिलाफ लड़ाई का बड़ा चेहरा भी बने। मैं जानता हूं कि आपातकाल के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में विलय का निर्णय सहज नहीं रहा होगा, लेकिन उनके लिए हर राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता की तरह दल से बड़ा देश था और आप देखते हैं संगठन से बड़ा संविधान था। और विदेश मंत्री बनने के बाद जब संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने का अवसर आया तो उन्होंने हिंदी में अपनी बात कही। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उन्होंने भारत की विरासत को विश्व पटल पर रखा। उन्होंने भाजपा की नींव तब रखी जब कांग्रेस का विकल्प बनना आसान नहीं था। लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों के साथ उन्होंने पार्टी को अनेक चुनौतियों से निकालकर सफलता के सोपान तक पहुंचाया। जब भी सत्ता और विचारधारा के बीच एक को चुनने की स्थिति आई, उन्होंने विचारधारा को खुले मन से चुना। यह देश को यह समझाने में सफल हुई कि कांग्रेस के दृष्टिकोण से अलग एक वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण संभव है। अटल जी की 100वीं जयंती सुशासन के एक राष्ट्र पुरुष की जयंती है। आइए हम सब इस अवसर पर उनके सपनों को साकार करने के लिए मिलकर काम करें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो सुशासन, एकता और गति के अटल सिद्धांतों का प्रतीक है। मुझे विश्वास है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिखाए सिद्धांत हमें भारत को नव प्रगति और समृद्धि के पथ पर प्रशस्तित करने की प्रेरणा देते हैं। एक बात और मैं बता दूं आपको, गठबंधन की राजनीति कैसे चलती है, गठबंधन को साथ लेकर कैसे चलते हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने आप देखते हैं बताया दिखाया। समस्याओं का आधा अधूरा समाधान। इन दिनों दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर रहे हैं, उन्हें निकाल बाहर करने का अभियान चल रहा है। ये आप देख लीजिए, बांग्लादेश है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये बांग्लादेश देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था ये। तो आप देखेंगे कि इस अभियान के तहत अभी तक 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी वापस नहीं भेजा जा सका। कहना कठिन है कि दिल्ली पुलिस का अभियान कब तक जारी रहेगा और कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जा सकेगा, लेकिन यह ध्यान रहे कि पहले भी दिल्ली में इस तरह का अभियान चल चुका है। वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान का अभियान चल निकला है। वहां भी अतीत में इस तरह का अभियान चला था और उसका नतीजा भी ढाक की 3 बात वाला रहा है। और यही कहानी आप देखते हैं असम की भी है, और जहां इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की कवायद की जा रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और राज्य ऐसा करें, लेकिन यह तय है कि कुछ राज्य ऐसा नहीं भी करने वाले हैं, जैसे बंगाल। इसी तरह झारखंड में भी यह काम नहीं होने वाला है। विधानसभा चुनाव के समय झारखंड सरकार ने भाजपा के इन आरोपों का खंडन किया था कि बंगाल के रास्ते भारत में घुस आए बांग्लादेशी राज्य में बस गए हैं, और उसने यह सवाल भी पूछा कि अगर ऐसा हो रहा है तो केंद्र सरकार ऐसा होने कैसे दे रही। केंद्र सरकार इस सवाल का जवाब नहीं दे सकी थी, और इससे इनकार नहीं है कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है, लेकिन आखिर केंद्र सरकार इस घुसपैठ को रोक क्यों नहीं पा रही है। कारण जो भी हो, किसी एक या 2-3 राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पकड़ धकड़ करने से विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि घुसपैठिए पड़ोसी राज्यों में आसानी से जा सकते हैं। क्या यह सहज स्वाभाविक नहीं है कि दिल्ली पुलिस के अभियान को देखते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश और हरियाणा खिसक जाए। ऐसा होने का अंदाजा इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के किसी अभियान में की तुलना में उनकी घुसपैठ कराने वाले तंत्र कहीं अधिक कारगर हैं। यह तंत्र बांग्लादेशी नागरिकों को केवल भारत में घुसने में ही मदद नहीं करता है, बल्कि उनके लिए सुरक्षित ठिकाने भी उपलब्ध कराता है। इतना ही नहीं, यह तंत्र उन्हें असली नकली आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र से भी लैस भी करता है। बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत की सीमा में जैसे ही प्रवेश करते हैं, उन्हें आधार कार्ड उपलब्ध करा दिया जाता है। यह तंत्र केवल बांग्लादेश से लगती सीमा पर ही सक्रिय नहीं है। गत दिवस दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो राजधानी में बांग्लादेश घुसपैठियों के आधार कार्ड के साथ मतदाता पहचान पत्र तैयार कर रहा था। एक समय अवैध रूप से भारत आने वाले बांग्लादेशी बंगाल, असम, त्रिपुरा आदि सीमावर्ती राज्यों में ही अपना ठिकाना बनाना पसंद करते थे, लेकिन अब वे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद से लेकर देश के हर हिस्से में मिल जाते हैं। किसी के लिए कहना कठिन है कि उनकी संख्या कितनी है। अलग अलग आंकड़ों में उनकी संख्या भिन्न भिन्न बताई जा रही है। सही आंकड़ा इसलिए नहीं क्योंकि केंद्र या फिर राज्य सरकारों के पास ऐसा तंत्र ही नहीं है जो यह रेखांकित कर सके कि कितने बांग्लादेशी अवैध रूप से आए और वे कब से कहाँ रह रहे हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या करोड़ों में और कुछ के अनुसार लाखों में। बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरह कोई
यह भी नहीं बता सकता है कि देश में अवैध रूप से आए रोहिंग्या कितने हैं। जो बताया जा सकता है वह यह है कि वे पूर्वी हिस्से से देश में घुसे और जम्मू एवं हैदराबाद तक जाकर बस गए, और यह सहज ही समझा जा सकता है कि किसी ने उनकी मदद की होगी। प्रबल आशंका यह है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ कराने में और उन्हें असली नकली पहचान पत्रों से लैस करके भारतीय नागरिकों को चोला पहनाने वाले अब भी सक्रिय होंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर केवल इन्हें इन्हें इसलिए केवल आप देखते हैं इसलिए केवल इसलिए नहीं निकाला जाना चाहिए कि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश भारतीय हितों के खिलाफ काम कर रहा है। यह काम इसलिए भी होना चाहिए कि वे संसाधनों पर बोझ बनने के साथ ही देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी बन रहे हैं। बांग्लादेशी हो फिर या रोहिंग्या, वे अपनी स्पष्ट पहचान के साथ शरणार्थी के रूप में आप देखते हैं कि भारत में रह सकते हैं, लेकिन घुसपैठियों के रूप में नहीं। और एक ऐसे समय जब दुनिया भर में और विशेष रूप से पश्चिमी देशों में अवैध रूप से आए लोगों के खिलाफ आवाज उठ रही है, और अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप यह आवाज उठाकर चुनाव भी जीत चुके हैं, तब इसका कोई उचित नहीं है कि भारत घुसपैठियों के प्रति ढुलमुल बना रहे या फिर उनकी पहचान का अभियान आधे अधूरे मन से चलाए। जब किसी समस्या के समाधान के लिए कामचलाऊ कदम उठाए जाते हैं तो वे केवल नाकाम ही नहीं होते, बल्कि समस्या बने बने तत्वों का दुस्साहस भी इससे बढ़ता है। इसलिए बढ़ता है क्योंकि उन्हें संदेश जाता है कि समस्या का समाधान करने वाले गंभीर नहीं है। समझा जाए तो बेहतर है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ देशव्यापी अभियान सघन तरीके से चलना चाहिए। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं राजीव सचानी के द्वारा लिखा गया है। पहचान कर ली जाती है, क्या बांग्लादेश भेज पाते हो? ये भी तो मायने रखता है कि बांग्लादेश लेने को तैयार नहीं रहता है, और आप वहां किस तरह से भेजते हैं उन्हें, क्योंकि लाखों लोग आप देखते हैं कि मिल जाएंगे आपको, कई लोग करोड़ों में कहते हैं जनसंख्या इनकी है। सच्ची प्रार्थना, प्रार्थना का अर्थ कुछ शब्दों को बार बार दोहराना या मंत्रों का जाप करना नहीं है। प्रार्थना कोई जादुई मंत्र नहीं है कि उसका हम करें और बिना किसी कठोर श्रम के किसी उसका कोई चमत्कारिक फल हमें प्राप्त हो जाएगा। किसी निश्चित शब्द विन्यास के जब से ईश्वर को मोह कर उसके अपना लाभ सिद्ध करा लेने की शक्ति हमें होती है, तो ईश्वर के स्थान पर हम ही बैठे होते हैं। प्रार्थना मन से ही नहीं, शब्दों द्वारा ही नहीं, कर्म द्वारा भी की जाती है। ईश्वर की दृष्टि में वह व्यक्ति भी रहते हैं जो कठिन श्रम करते हैं, परंतु जिनके पास घंटों बैठकर पूजा अर्चना का समय नहीं होता है। वस्तुतः हमारे हर श्वास एक प्रार्थना है। हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर होने के लिए पूर्ण मनोयोग से लगे हैं। अधम होकर जीना किसी का अच्छा लगता है। निष्कृष्ट कार्य करने वाला भी मन ही मन जानता है वहां तुष्टि है, आनंद नहीं। जाने अनजाने परिष्कृत मन, परिष्कृत आत्मा, हर किसी को की प्रार्थना में। हमारा सारा जीवन ही प्रार्थना है। जो सहज रूप से इस जीवन को जीते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उनकी प्रार्थना ईश्वर ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनके शरीर की एक एक कोशिकाएं प्रार्थनामय है। इस बात की प्रार्थना की है, हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि मृत्यु से पूर्व मैं अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह कर सकूं। ईश्वर भाषी विज्ञानी नहीं है, वह शरीर से उत्सर्जित होने वाली स्वाभाविक तरंगों को शीघ्रता से पढ़ने समझते हैं। शब्दों में व्यक्त प्रार्थना आपको दीनहीन सिद्ध करती है, जैसे किसी साहूकार के समक्ष कोई निर्धन बैठा भीख मांग रहा हो। शरीर को कर्म यज्ञ में होम करने वाला व्यक्ति भिक्षा नहीं मांगता, इच्छा करता है। इसकी इच्छा भी भविष्य के किसी सुकर्म को पोषित करने वाली ही होती है। उसकी इच्छा ही प्रार्थना बन जाती है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, बाकी अच्छी बातें तो अच्छी लिखी जाती हैं, मानते कितने लोग हैं ये भी तो मायने रखता है। झूठ का पर्दाफाश, चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगा रही कांग्रेस फिर बेनकाब हुई। वह इसलिए बेनकाब हुई क्योंकि चुनाव आयोग ने तथ्यों के साथ यह सामने रखा कि विपक्षी नेताओं ने महाराष्ट्र में मतदान सूची में मनमाने ढंग से नाम हटाने जोड़ने का जो आरोप लगाया वह आधारहीन है। क्या है? आधारहीन है। और आप देखेंगे उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण इसकी पुष्टि करता है। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि शाम 5 बजे के बाद मतदान करने वालों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि का जो सनसनीखेज दावा किया गया था उसमें भी कोई दम नहीं है। इस सिलसिले में उसने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि मतदान प्रतिशत का विवरण वाला दस्तावेज प्रत्याशियों के अधिकृत एजेंटों के पास रहता है, उसमें फेरबदल की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए और भी नहीं क्योंकि मतदान केंद्र बंद होते ही मतदान प्रतिशत की जानकारी उम्मीदवारों को दे दी जाती है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के झूठ का भी पर्दाफाश किया कि महाराष्ट्र में 50 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 50,000 नए मतदाता जोड़े गए, उनमें से 47 में महायुति ने जीत हासिल की है। चुनाव आयोग के अनुसार ऐसा केवल 6 विधानसभा क्षेत्रों में हुआ था और इससे सभी दलों के प्रतिनिधि अवगत थे। और देखिए एक और बात बता दूं आपको, कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे और WC बनर्जी, वेंकटेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे।
और चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण से यह भी साफ हो गया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का यह दावा भी मनगढ़ंत ही था कि महाराष्ट्र में हर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काट दिए गए। और आप देखिए, इससे फर्जी दावे यही बताते हैं कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया को लेकर बेबुनियाद दावे कर लोगों को गुमराह और चुनाव आयोग को बदनाम करने में माहिर हो गए हैं। लगता है वे एक रणनीति के तहत पहले से ही इसकी तैयारी कर लेते हैं। यदि यदि नतीजे अनुकूल ना रहे तो ऐसे बेबुनियाद आरोप उछालना और जनता के बीच भ्रम पैदा करना, ताकि उनकी अपनी कमजोरियों की ओर किसी का ध्यान न जाए। इस नतीजे पर पहुंचना इसलिए आसान हो रहा है क्योंकि हरियाणा के चुनाव नतीजों को लेकर भी कांग्रेस ने यह सोचा छोड़ा था कि मतगणना का विवरण देने में जानबूझकर देरी की जा रही है। उसने ईवीएम की बैटरी को लेकर भी एक सिकोड़ा छेड़ा था और इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि अपनी हार के मूल कारणों को छिपाने के लिए कांग्रेस ने ईवीएम के खिलाफ यात्रा निकालने की जो घोषणा की थी उसे अब भुला दिया गया। इसमें संदेह है कि चुनाव आयोग के जवाब में से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सेहत पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि वे झूठे आरोप लगाओ और भाग जाओ की नीति पर चल रहे हैं। उचित यह होगा कि चुनाव आयोग बेबुनियाद और फर्जी आरोपों लगाने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करे। एक बात और मैं आपको बताऊं, देखिए क्या है ना, जो पार्टी चुनाव हारती है वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो ईवीएम पर सवाल खड़ा करने लगती है। बीजेपी जो सत्ता में एक समय देश भर में रैलियां, किताबें लिखी गई थी बीजेपी के नेताओं के द्वारा ईवीएम के खिलाफ। और चुनाव आयोग की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। चलिए, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी रखी गई है बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए? बताइए आप लोग नीचे सभी की। इन सवालों के जवाब आप लोग दिया करिएगा यार, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें, विधान परिषद में 78 सीटें, राज्यसभा में 19 सीटें, लोकसभा में 48 सीटें। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। विकास की नई राय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बड़े मायने हैं। या उनकी पहली यात्रा नहीं, बल्कि इससे पूर्व भी वे 14 बार राज्य का व्यापक दौरा कर चुके हैं। और 2025 में यहाँ चुनाव है। यात्रा के अलग अलग उद्देश्य के अनुसार उनके नामकरण भी किए गए। पहली न्याय यात्रा थी, उस वक्त राज्य के हालात के हिसाब से यात्रा का नामकरण किया गया था। इसके बाद सिलसिलेवार उनकी यात्राएं होती रही है। वर्तमान यात्रा के नामकरण से ही उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है कि न्याय से प्रगति तक की राह लंबी रही। हर बार नई ऊर्जा और नई योजनाओं के साथ नीतीश सरकार आमजन के बीच आई। जहां तक योजनाओं पर अमल की बात है तो अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस ने आमजन को काफी राहत दी। इसके साथ ही आमजन के जीवन स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाने के प्रयास ने नीतीश सरकार की लोकप्रियता को काफी ऊंचाई दी। महिला सशक्तिकरण की अनूठी पहल ने आधी आबादी के बीच नीतीश सरकार को सशक्त किया है। और आप देखिए, राजनीतिक मायनों में यह कहा जा सकता है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार ने इस यात्रा को अब देखते हैं योजना बनाई, लेकिन समय और उद्देश्य इस राजनीतिक प्रसंग पर बल नहीं दिखते हैं। मुख्यमंत्री फिलहाल प्रगति की समीक्षा करना चाहते हैं। योजनाओं का सामाजिक आर्थिक फलाफल की समीक्षा से ही विकास की नई राय निकलेगी। जाहिर तौर पर 7 निश्चित योजनाओं के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों के तालमेल से जारी योजनाओं की समीक्षा से यह राय निकलेगी। क्रियान्वयन की गति और गुणवत्ता और उनकी कमियों की समीक्षा के उपरांत ही यह राय मिल सकती है। इसमें दो राय नहीं है कि ऐसी यात्राएं शासन को आमजन से सीधे जोड़ने का मौका देती है, जिसका लाभ जनता को ही मिलता है। और देखिए, ये बिहार है। पटना इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों से लगती है। और विधानसभा में 243 सीटें, विधान परिषद में 75 सीटें, राज्यसभा में क्या है 16 सीटें हैं, राज्यसभा में 16, लोकसभा में 40 सीटें। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के राज्यपाल नए बन चुके हैं, आरिफ मोहम्मद खान, याद रखिएगा। नेताओं को यात्राएं निकालना चाहिए, कम से कम बाहर तो निकल के देखना चाहिए क्या समस्याएं हैं, क्या चल रहा है। पहली बार मुक्त राजधानी। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल राजधानी बनने जा रही है। अन्य राजधानियों ने जहां 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा, वहीं कोपेनहेगन इस लक्ष्य को 2025 तक हासिल करने के लिए पिछले 1.5 दशक से जुटा है। वर्ष 2009 में नई जलवायु योजना लागू करके 2025 तक दुनिया की पहली कार्बन मुक्त राजधानी महानगर बनने का कोपेनहेगन का स्वप्न अब साकार होने जा रहा है। कोपेनहेगन एक कार्बन तटस्थ शहर के रूप में वैश्विक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हरित अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देने, ऊर्जा आपूर्ति को टिकाऊ स्रोतों में बदलने, इमारतों में
हरित प्रौद्योगिकी के समावेशन, अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार और परिवहन एवं सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे इस शहर की जलवायु परिवर्तन से मुकाबला और सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में इसकी पूर्ण भागीदारी है। हो कोपेनहेगन का जिला हीटिंग नेटवर्क दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत जिला हीटिंग प्रणाली है, जो इस शहर की 98% इमारतों को गर्म करने का काम करता है। इस प्रणाली को चलाने के लिए कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता पूरी तरह समाप्त कर बायोगैस जैव ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ वहां की इमारतों को ठंडा करने के लिए बंदरगाह से पानी लिया जाता है, जिसके लिए व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त 100 पवन टरबाइन, 60,000 वर्ग मीटर के सौर पैनल और जैविक अपशिष्टों का बायो गैसीकरण जैसे कदम इस लक्ष्य को साकार कर रहे हैं। वहीं आप देखिए कोपेनहेगन ने 2025 तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने का लक्ष्य रखा। ये पर्यावरण के लिए भी अच्छी रहती हैं। कोपेनहेगन में पवन और भूतापीय ऊर्जा के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया। वहां 75% यात्राएं पैदल या सार्वजनिक परिवहन द्वारा की जाती हैं और 2025 तक शहर की अधिकांश कारें बिजली, हाइड्रोजन या जैव ईंधन पर चलेंगी। शहर को साइकिल से घूमने के अनुकूल भी बनाया गया है। शहर की जलवायु योजना में हरित शिक्षा और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा रहा है। कर्मचारियों और श्रमिकों को भी पर्यावरण अनुकूल कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों में कम मांस परोसने जैसी नीतियां लागू की गई हैं। कोपेनहेगन का मॉडल यह स्पष्ट करता है कि शहरीकरण सतत विकास परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि सही दृष्टिकोण, योजनाबद्ध प्रयासों के माध्यम से इन्हें एक दूसरे का पूरक बनाया जा सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दिया करिएगा भैया। आंसर राइटिंग आपको करना है, निबंध आप लिखेंगे, इंटरव्यू आप देंगे, तो आपकी राय भी मायने रखती है। ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ कर देख सकते हैं। इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। वैक्सीन से जगी कैंसर से बचाव की आस। एक समय आप लोगों को याद होगा कि कैंसर को ऐसा माना जाता था कि अगर किसी को कैंसर हो गया तो उसकी जिंदगी खराब, लेकिन अब आप देखते हैं समय बदल रहा है, उसका भी इलाज संभव हो गया। चिकित्सा और विज्ञान की तरक्की के बावजूद यह तथ्य मानव समुदाय को निराश करता है कि अभी भी हमारी दुनिया को बीमारियों से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल सकी। हालांकि बेहतर इलाज मिलने के कारण पहले की तुलना में जीवन की अवधि में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी कई संक्रामक और गैर संचारी रोग ऐसे हैं जिनका 100% इलाज या फिर बचाव संभव नहीं हो पाया। ऐसे में हमें हर वह खबर एक नई संभावना देती है, जिससे किसी मुश्किल बीमारी के हल की राह खुलती है। जैसे हाल में खबर मिली कि कैंसर के इलाज के लिए रूस ने एक नई असरदार वैक्सीन बना ली है। एक रूसी समाचार एजेंसी तास के अनुसार रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर ने जो वैक्सीन विकसित की, वह अगले साल की शुरुआत से रूस के कैंसर मरीजों को मुफ्त में लगाई जाएगी। यह रोगी की कैंसर कोशिकाओं से ही तैयार कर लगाई जाएगी ताकि रोग का सटीक इलाज किया जा सके। यह कोविड-19 या पोलियो अथवा चेचक की तरह बचाव ही नहीं बल्कि एक प्रकार की पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है जो रोगियों की कोशिकाओं से ही तैयार की जाती है। अगर पेटेंट का कोई मसला नहीं रहा तो उम्मीद है कि कैंसर का आसानी से इलाज पूरी दुनिया में मुमकिन हो सकेगा। अभी की स्थितियों में कैंसर सबसे घातक रोगों में शामिल है। इसकी विभिन्न किस्में हैं जो खान पान, खराब जीवन शैली, आनुवांशिक आदि वजहों से इंसानों को होती है। दवाओं के अलावा सर्जरी, कीमोथेरेपी से इसके इलाज के जो पारंपरिक तौर तरीके फिलहाल प्रचलित हैं वे इतने जटिल एवं महंगे हैं कि मरीज उनके तीमारदारों की सामान्य दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इसके बाद भी आप देखिए मरीजों को बीमारी से राहत मिलने में लंबा वक्त लग जाता है और ऐसे में कोई ऐसी सटीक दवा या वैक्सीन उम्मीद जगाती है जिसकी अनगिनत खुराकें नहीं लेनी पड़े। और इस नजरिए से आप देखने पर रूस द्वारा विकसित वैक्सीन कैंसर रोगियों के लिए वरदान बन सकती है, बशर्ते दावे के मुताबिक वह पूरी तरह कारगर हो। रूस की वैक्सीन रातों रात नहीं बना ली गई, बल्कि इसकी जो शुरुआत 1.5 दशक पहले तब हो गई थी जब न्यूयॉर्क की एक बायोटेक कंपनी ने 2008 में ऐलान किया था कि उसे रूस में पहली चिकित्सीय कैंसर वैक्सीन बनाने की मंजूरी मिली है। उस समय दुनिया में रूस पहला देश बताया गया था जिसे कैंसर की रोकथाम के नियामक ने वैक्सीन बनाने की स्वीकृति दी थी। इसके बाद इसके विकास में प्रगति की दूसरी सूचना इस साल 2024 के आरंभ में तब मिली जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह सूचित किया कि वह दिन अब दूर नहीं जब उनके विज्ञानी कैंसर की वैक्सीन उपलब्ध करा देंगे। बचाव नहीं, इलाज का टीका। जहां तक इस वैक्सीन का निर्माण प्रक्रिया का सवाल है तो समझने वाली बात यह है कि यह टीका कोविड-19, पोलियो या फिर चेचक की तरह बीमारी से बचाव का टीका नहीं है जिसे हर कोई लगवा सके, बल्कि यह mRNA किस्म का वैक्सीन है। mRNA ऐसा अणु है जो DNA
डीएनए से अपने लिए विशिष्ट निर्देश प्राप्त करता है। इसे प्राप्त करने के लिए कैंसर मरीजों की ट्यूमर की कोशिकाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इन कोशिकाओं से उन्हें कैंसर रोगाणुओं को पृथक किया जाता है और इसके लिए कैंसर कोशिकाओं की सतह से हानि रहित प्रोटीन को उठाकर अलग किया जाता है और जिन्हें एंटीजन के रूप में आप देखे जाना जाता है। ये एंटीजन टीके के निर्माण की प्रक्रिया में क्लिनिकल ट्रायल के दौरान आप देखते हैं कि इंसानी शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं। तब इनके सहारे बीमारी के खिलाफ कारगर एंटीबॉडी विकसित करने हेतु शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित किया जाता है। आरएनए एमआरएनए के टीके में संदेशवाहक की भूमिकाओं में आए आरएनए के एक छोटे टुकड़े का उपयोग किया जाता है जिससे शरीर की कोशिकाएं कुछ कैंसर कोशिकाओं से संबंधित आप देखते हैं कि एक विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करने का निर्देश मिलता है। मर्ज से लड़ाई के हथियार। कैंसर से लड़ाई में सिर्फ वैक्सीन ही अकेला उपाय नहीं है। मौजूदा वक्त में कई दवाएं और सर्जरी समेत कीमोथेरेपी जैसी चिकित्सा पद्धतियां इस महामारी से लड़ने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। और रूस के अलावा जर्मनी ब्रिटेन की कंपनियां भी प्रमुख रूप से कई अन्य देशों के साथ मिलकर कैंसर के उपचार की तकनीकों और दवाओं का विकास में संलग्न है। ब्रिटिश सरकार जर्मनी की फार्मा कंपनी बायोनटेक के साथ मिलकर कैंसर के उपचार के लिए वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चला रही है। अनुमान है कि अब से 5-6 साल बाद यानी 2030 तक हजारों कैंसर मरीजों को इन सारे प्रयासों से लाभ मिलने शुरू हो जाएंगी। रूस की तरह अमेरिका की मशहूर कंपनी मॉडर्ना और मर्क फार्मा कंपनी त्वचा कैंसर की एक प्रायोगिक वैक्सीन पर काम कर रही है और जिसके आरंभिक नतीजे सकारात्मक बताए जा रहे हैं। दावा है कि इस टीके ने 3 साल के इलाज के बाद त्वचा कैंसर के घातक रोग मेलेनोमा के कारण होने वाली मौतों की आशंका को घटाकर आधा कर दिया। इन टीकों के अलावा 6 अन्य कैंसर टीकों पर भी काम चल रहा है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV की रोकथाम कर सकते हैं। ये टीके सर्विकल गर्भाशय कैंसर समेत कुछ अन्य प्रकार के कैंसर रोगों से बचाव कर सकते हैं। एक और उदाहरण कैंसर की AOH 1996 नामक दवा के मानक परीक्षण इंसानी ट्रायल का है जो पिछले साल सितंबर 2023 से अमेरिका में शुरू किया गया। दावा है कि यह दवा शरीर के स्वास्थ्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना ही कैंसर के ट्यूमर्स को जड़ से खत्म कर सकती है। ये बाधाएं अभी खत्म नहीं। वैक्सीन की खबर को सुनकर लगता है कि अब जल्द ही दुनिया में से कैंसर का नामो निशान मिट जाएगा, पर असल में ऐसा होना आसान नहीं है। इसकी कई मुश्किलें। पहली वजह यह है कि कुछ दवाएं, वैक्सीन, इलाज की पद्धतियां कैंसर के सीमित प्रकारों पर ही कारगर पाई जा रही हैं। जैसे अमेरिका में रेक्टल कैंसर पर एक दवा डोस्टलाइमेब अपनी क्लिनिकल ट्रायल में पूरी तरह असरदार पाई गई, लेकिन शरीर के अन्य स्थानों में होने वाले कैंसर में अभी इसका ट्रायल तक नहीं किया गया। ऐसे में वहाँ इसके असर का कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, यह बेहद महंगी दवा है। फिलहाल इसकी एक खुराक की कीमत $11,000 है। रेक्टल कैंसर के मरीज को इसकी 6 खुराकों की जरूरत बताई जाती है। इस तरह इलाज की न्यूनतम कीमत भारतीय मुद्रा में 60 से 70 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। ये बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह यदि रूसी वैक्सीन पूरी तरह हर किस्म के कैंसर पर कारगर पाई गई तो सवाल है क्या रूस इसे दुनिया को मुहैया कराएगा और फिर सस्ती कराएगा? ये भी तो मायने रखता है। कैंसर के विभिन्न रूपों से त्रस्त दुनिया। एक व्यक्ति के शरीर में या आप देखें कैंसर पैदा होने का सीधा अर्थ है किसी अंग या स्थान पर कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होना। कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि और शरीर के ऊतकों को प्रभावित करती है और ज्यादातर मामलों में शरीर के बचे हुए हिस्सों को अपनी चपेट में ले लेती है। 1 साल के शिशु से लेकर 80 से 90 साल के बुजुर्गों में कोशिकाओं की ऐसी अनावश्यक वृद्धि हो सकती है जिससे 100 से ज्यादा तरह के कैंसर पैदा होते हैं। कैंसर के कुछ प्रचलित प्रकारों में स्तन कैंसर, सर्विकल कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर, लंग कैंसर, मुंह गले का कैंसर, त्वचा कैंसर, ब्रेन कैंसर आदि। कैंसर अक्सर शारीरिक सक्रियता के अभाव, हानिकारक दूषित खानपान, शराब, तंबाकू आदि नशीले पदार्थों के सेवन के अलावा ज्यादा चाय कॉफी पीने और ज्यादा देर तक धूप के सीधे संपर्क में आने से भी हो जाता है। मोटापा कैंसर के एक प्रमुख वजहों में से है। अनुवांशिक वजह से कैंसर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहा है। दवाओं के दुष्प्रभाव से भी कैंसर पैदा हो जाता है। कैंसर के कारण हर दिन करीब 1,500 मौतें औसतन होती हैं। यह भी माना जा रहा है कि वर्ष 2035 तक हर साल कैंसर के कारण मरने वालों की संख्या 12 लाख सालाना तक बढ़ सकती है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में कैंसर प्रभावितों की दर प्रति लाख 70 से आप देखिए 23 व्यक्ति है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2020 में भारत में 13.9 लाख लोग कैंसर से पीड़ित थे।
अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा अगले साल यानी 2025 तक 15.7 लाख तक पहुंच जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके मुताबिक दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में कैंसर रोगों से प्रभावितों की दर कम है। हालांकि इसके बावजूद यहाँ 15% लोग कैंसर के शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। WHO की सूची के मुताबिक 172 देशों की सूची में भारत का स्थान 155 आता है। ये जरूर इंडेक्स रिपोर्टें याद रखा करिएगा। डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में कैंसर पीड़ितों की संख्या दुनिया में सर्वाधिक है, जहां कैंसर प्रभावितों की दर प्रति लाख 338.1 व्यक्ति है। हमारे देश में आप देखते हैं कि कैंसर से होने वाली मौतों की ज्यादा संख्या होने का कारण यह है कि ज्यादातर लोग अस्पताल या चिकित्सक के पास तब तक नहीं जाते जब तक हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। इस बारे में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का आकलन है कि देश में हर साल कैंसर से 70,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिनमें से 80% लोगों की मौत का कारण बीमारी के प्रति उदासीन रवैया है। महिला कैंसर रोगियों में 90% की मृत्यु दर की वास्तविक वजह रोग को लेकर उदासीनता बरतनी ही है। आप लोग क्या सोचते हैं भैया, बताया करिएगा। ये आप देखिए, जिद तो दोनों तरफ है। ये आप देखिए, किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप देखते हैं कि जगजीत सिंह ढल्लेवाल इन लंबे समय से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ना तो सरकार उनसे बात करने गई हुई है, MSP को लेकर वो कानूनी गारंटी चाहते हैं। और यह हकीकत बात है कि हमारे देश के किसानों की हालत बहुत बुरी है। और मैं ये कह रहा हूं कि इस ऐसे मुद्दे पर आप देखते हैं बात हो सकती थी, सरकार अगर कोशिश करती और किसान भी कोशिश करते, कोई समाधान निकाल लेते। अपनी जान से खेलना, और देखिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। तो यही चल रहा है। आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं। देखिए, मैंने हमेशा कहा है, छात्रों का मामला हो, किसानों का मामला हो और जवानों का मामला हो, मैं एक तरफा सपोर्ट करता हूं इन्हें। देखिए, जो इनके मुद्दे रहते हैं अच्छे, उन पर मैं एक तरफा लगा रहता हूं भाई, सीधी सी बात है। सुशासन के अटल विचार। तो सुशासन भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। फिर चाहे वह सिंधु घाटी सभ्यता के समय का नागरिक नियोजन हो या फिर बौद्ध धर्म के गढ़ संघों से प्राप्त लोकतांत्रिक विचार, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र तथा मौर्य सम्राट अशोक की शासन शैली हो या फिर भगवान बसवेश्वर द्वारा 11वीं शताब्दी में स्थापित अनुभव मंटप, ये सभी तत्व ऐसे हैं जिन्होंने भारतवर्ष में बेहतर शासन की नींव रखी है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सुशासन शासन सुधारों के केंद्र बिंदु में रहा। संविधान सभा की बहसों और नीति पत्रों में राष्ट्र निर्माण और विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया गया। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय के साथ साथ एक सक्षम आर्थिक विकास मॉडल बनाकर भारत को एक सम्यक समाज और सुदृढ़ राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की, लेकिन सक्षम नेतृत्व के अभाव में ये विचार कागजों तक ही सीमित रह गए। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रधानमंत्री बनने पर यह व्यवस्था बदली और शासन में सुधार के प्रयास जनता के जीवन में प्रतिबिंबित होने लगे। वाजपेयी जी ने अपनी नीतियों और नेतृत्व से इसे अभिसिंचित किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विचार को आगे बढ़ाते हुए भारत को एक उन्नत समाज और सशक्त राष्ट्र बनाने पर का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संसदीय लोकतंत्र के साथ समाजवाद पर आधारित एक शासन मॉडल की कल्पना की। भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे, संविधान का जनक भी कहते हैं, और जिसमें कुछ राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में सरकार का स्वामित्व हो, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो, लेकिन साथ ही हर व्यक्ति के पास व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार भी सुरक्षित रहे। उनका मानना था कि भारत की प्रगति के लिए औद्योगिकरण नितांत आवश्यक है। जहां उन्होंने आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया, वहीं उन्होंने भारत को यूरोप में तत्कालीन आर्थिक असमानताओं के विरोध सचेत भी किया। यह दृष्टिकोण भाजपा के सुशासन प्रणाली के साथ पूर्णतः मेल खाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज के वंचित वर्गों के उत्थान की राज्य संचालित कल्याण योजनाओं की वकालत भाजपा के वैचारिक स्तंभ अंत्योदय के साथ मेल खाती है, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे विचारकों ने एकात्म मानवतावाद के रूप में परिभाषित किया। मोदी सरकार ने कल्याणकारी कार्यों में जो नए मानक स्थापित किए, उनकी आधारशिला वर्षों पूर्व अटल जी ने रखी थी। स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, आवास और खाद्य सुरक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को जिन्हें दशकों तक अनदेखा किया गया, पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति के साथ पूरा किया गया। आज जल जीवन मिशन ने लाखों परिवारों को नल के पानी से जोड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सस्ती आवासीय सुविधा प्रदान की। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालयों के निर्माण ने जीवन को बेहतर बनाया और स्वास्थ्यवर्धक मोटे अनाज जैसे बाजरा को शामिल कर खाद्य सुरक्षा योजनाओं को मजबूत किया। ये उपलब्धियां राजनीतिक बयानबाजी से परे जाकर समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अंबेडकर के समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शों को मूर्त रूप देती है। आज भारत अपने अमृतकाल में जिस पंच प्रण के माध्यम से विकसित और आत्मनिर्भर
बनने के लिए प्रयास कर रहा है। उनमें से लगभग सभी प्रण की नींव वाजपेयी जी के ने अपने सुशासन के माध्यम से रखी थी। भारतमाला, सागरमाला, राष्ट्रीय संपत्ति समुद्रीकरण पाइपलाइन, स्वर्णिम चतुर्भुज, नदियों को जोड़ना, अर्थ न्यायिक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना आदि परियोजनाओं के माध्यम से भारत की अधोसंरचना में मूलभूत सुधार के प्रयासों से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प अटल जी के सुशासन में निहित दिखती थी। और अटल जी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की भविष्यवादी अंतर्दृष्टि राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका से गहराई से वास्तव में प्रभावित थे। कांग्रेस की तरह संविधान में झूठी दुहाई, बाबा साहब के सम्मान में संसदीय कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने में विश्वास नहीं रखते थे। अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के आग्रह पर ही भाजपा द्वारा समर्थित वीपी सिंह की सरकार ने 31 मार्च 1990 को अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा था, सम्मानित किया था। भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए आगे आए, परंतु यूपीए शासन ने इस परियोजना को स्थगित कर दिया। कालांतर में मोदी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक बनाया। ऐसे में 60 वर्षों तक शासन में होने के बावजूद संविधान निर्माता को उचित सम्मान देने में जिन्हें देरी हुई, उन्हें प्रयास सच्चे अनुयायी होने का ढोंग करना पड़ता है। और जहां अन्य दल राजनीतिक नाटकीयता और प्रतीकात्मक पर ध्यान करते हैं, वहां पहले वाजपेयी और अब मोदी के नेतृत्व में भाजपा का सुशासन अम्बेडकर के समावेशी प्रगतिशील भारत के सपने को साकार करने के प्रति समर्पित रहा है। अब देखिए लास्ट में जो बातें कही गई हैं ना, हो सकता है इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी हो, वो सहमत हो इनके, असहमत हो। देखिए इनके अपने अपने विचार रहते हैं। जो भी ये आर्टिकल लिखता है ना, उसके अपने विचार रहते हैं। तो आप लोग पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं अगर उनके विचार आपको अच्छा नहीं लग रहे हैं, ठीक है। और कुछ अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं तो मुझे लगता है सीखना चाहिए। चलिए, तो इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद आप सभी को।